वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूटी के लिए फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट जिन बच्चों ने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में उसको ऐड किया है उन बच्चों के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 का कॉन्सेप्ट। और जो भी सिलेबस हमारा इस बार दिया गया है सीयूटी यूजी के लिए उसमें हम जानने वाले हैं कि क्या हमारे टॉपिक्स रखे गए हैं यूनिट 3 के अंदर। आप देखोगे यहाँ पे दिया गया है खेलो, खेलकूद और योगाभ्यास के लिए सैद्धांतिक पहलू। तो हम बेसिकली इसमें किसी एक स्पोर्ट्स के बारे में उसको डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि एग्जामिनर सीयूटी के एग्जाम में हमसे इस यूनिट 3 से कैसे क्वेश्चंस पूछता है और किस तरीके से हमें इसको प्रिपरेशन, किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक, एंड तक जरूर बने रहेंगे। और आप अगर इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बनते हैं तो आप यूनिट 3 और बाकी के यूनिट्स आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन सबको अच्छे से देख सकते हो, उन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि उन वीडियोस से भी हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। और सीयूटी का एग्जाम मतलब फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है आपको बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला है अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 हमारा क्या कहता है कि खेलकूद में हमारा जो योगाभ्यास होते हैं, ठीक है, उसके सैद्धांतिक पहलू के बारे में हम बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आपको छोटा सा चैप्टर का हमने मेंशन किया है थंबनेल में, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत और परेशानी ना हो। ठीक है, तो बेसिकली हम इन सारी चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा चैप्टर नंबर, ये हमारा यूनिट 3 है। ठीक है, यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पे हमारा दिया गया था थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गेम्स, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड योगिक प्रैक्टिस, बेसिक ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, मतलब किसी भी एक गेम का। अब यहाँ पे देखो कुछ गेम्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि हो गया एथलेटिक्स, हो गया बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, उसके बाद आपका हॉकी हो गया, जूडो हो गया, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस एंड रेसलिंग, हैंडबॉल। तो यहाँ पे आपको आप देखोगे यहाँ पे मेंशन क्या किया गया, वन टू बी ऑप्टेड ऑफ योर चॉइस। आपको अपने अनुसार, ठीक है ना, अपनी चॉइस के बेसिस पे किसी भी एक स्पोर्ट्स को आपको यहाँ पर कवर करना है। तो हम आज इसमें बास्केटबॉल को थोड़ा डिस्कस करेंगे। कहाँ गया ये ना, हम बास्केटबॉल के बारे में जानेंगे और मुझे क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, तो मैं बास्केटबॉल के साथ साथ आपको थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे, थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रिकेट के हिसाब से भी मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमें क्या कवर करना है इस यूनिट 3 में, आप देखोगे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि हमें इस वीडियो में कवर करना है। सबसे पहले कि जो भी गेम हम चूज कर रहे हैं उस गेम के बारे में हमें इंडिविजुअल पढ़ना है कि वो इंडिविजुअल होता है, टीम में होता है, इंडोर होता है या आउटडोर होता है, कहाँ खेला जाता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, इक्विपमेंट्स उसमें क्या क्या यूज होता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देना है। प्ले फील्ड एरियाज की, वो जो स्पोर्ट्स है वो गेम हम कहाँ खेल, मतलब कहाँ पे कराया जाता है, ये फोर्थ टॉपिक में हो गया। हमें उस खेल से संबंधित, उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थोड़े से जनरल रूल को भी यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स देखेंगे टीम। उसके बाद एडवांस स्किल्स ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ बेसिक स्ट्रेटेजी ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, क्राइटेरिया ऑफ पार्टिसिपेशन, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके अंदर, फाउल्स एंड पेनल्टीज कैसे हो सकता है, ठीक है, स्कोरिंग रूल क्या हो सकता है, किस तरीके से स्कोर करोगे तो आपको, मतलब किस तरीके से आप स्कोर प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद है विनिंग और लूजिंग पैरामीटर क्या होता है, मतलब हार और जीत के मतलब जो पैरामीटर्स, किन बेसिस पे ये पता चलेगा कि ये टीम जीत रही है, ये टीम हार रही है। तो हमें बेसिकली किसी भी एक, कोई एक टॉपिक यहाँ पर चूज करना है, उसके बाद हमें उसको और इन सारे टॉपिक्स को उस स्पोर्ट से जोड़कर कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स, 12 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं फर्स्ट पेज के साथ। फर्स्ट पेज हमारा क्या कहता है कि हमने बास्केटबॉल चूज किया है, तो बास्केटबॉल के बारे में जान लेते हैं। तो बताओ, बास्केटबॉल जो है क्या वो व्यक्तिगत आप खेल सकते हो या उसके लिए आपको एक टीम की जरूरत पड़ने वाली होती है। तो बास्केटबॉल हम एक टीम के साथ खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट भी हम लोग टीम में ही खेलते हैं, आप सिंगल क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। क्रिकेट को खेलने के लिए भी आपको, अगर आप गली वगैरह की बात करो तो 2-3 लोगों के साथ खेल सकते हो, लेकिन क्रिकेट के लिए हमारे पास टीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो क्या कहता है बास्केटबॉल के बारे में कि बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें दो टीमें हुप के माध्यम से गेंद को शूट करके अंक अर्जित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है, मतलब कि बास्केटबॉल दो टीमों के द्वारा खेला जाता है, आमने सामने दो टीमें होती हैं। ठीक है, और हुप करके वो क्या करते हैं, गेंद को शूट करके पॉइंट्स लेने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक टीम में एक समय में कोर्ट पर 5 खिलाड़ी होते हैं, मतलब कि 5 खिलाड़ी दूसरे तरफ और 5 खिलाड़ी एक तरफ, यानी कि दोनों तरफ 5-5 खिलाड़ी रखे जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ठीक है कि बास्केटबॉल में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की बात करें तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते
करते हैं। आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में अभी इम्पैक्ट प्लेयर का रूल लागू किया गया, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। हो सकता है नई चीजें हैं, नया चीज, नया कॉन्सेप्ट, नया सिलेबस, तो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ ले, है ना। उसके बाद है खेल एक आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है। एक इसके लिए जो कोर्ट चाहिए किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का कोर्ट होता है, आपने देखा होगा बास्केटबॉल के बारे में, है ना। कुछ इस तरीके का कोर्ट होता है, यहाँ पे जो गोल जिसमें हमें बॉल डालना होता है ना, और ये कुछ इस तरीके का ग्राउंड बास्केटबॉल का होता है। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ी ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग हो गया, बचाव जैसे कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें पास करने के बाद फिर गोल करना, इस तरीके से आप इसको पॉइंट्स को शामिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि एक टीम के रूप में वो गेंद को आगे बढ़ाने, स्कोर करने और विरोधी टीम को स्कोर करने से रोकने के लिए भी मिलकर काम करते हैं। वो लोग खुद तो खुद पॉइंट करते हैं और सामने वाली टीम को पॉइंट करने से वो लोग रोकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको। ये चीजें आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि ये गेम इंडोर होता है या आउटडोर होता है। देखो यहाँ पे क्या पॉइंट मेंशन किया गया है इसके बारे में, बास्केटबॉल के बारे में, कि जो बास्केटबॉल को आमतौर पर इंडोर कोर्ट में भी खेला जाता है और अधिकांश पेशावर लीग में, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि बास्केटबॉल लीग और टूर्नामेंट में कहाँ खेले जाते हैं, तो आपको बताना है ये इंडोर लीग टूर्नामेंट में, और बास्केटबॉल को आउटडोर कोर्ट में भी खेला जाता है, जैसे कि प्लेग्राउंड हो गया। लेकिन अगर टूर्नामेंट की बात करें तो ये इंडोर में ही होता है, जैसे लीग मैचेस हो गए बास्केटबॉल के, टूर्नामेंट्स हो गए, तो इन सबको हम लोग इंडोर खेलते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हो गई, जैसे इसकी स्कूल प्लेग्राउंड हो गया, स्कूल का कोर्ट हो गया, ठीक है, विशेष रूप से बनाए गए, आउटडोर पर भी हम इसको खेलते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर छोटा सा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अगला है खिलाड़ियों की संख्या और क्या क्या हमें उपकरण और गियर इसमें जरूरी होते हैं और पढ़ने वाले होते हैं। देखो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी चाहिए, खिलाड़ियों के लिए क्रमांकित जर्सी पहनते हैं वो लोग, जो भी खिलाड़ी होंगे उनके लिए एक जर्सी का नंबर दिया गया है और वो उसी जर्सी को पहनकर खेलते हैं, ठीक है। और उनकी जर्सी का नंबर दर्शाता है कि वो जो खिलाड़ी है वो बास्केटबॉल की कौन सी आप बोल सकते हो कि कौन से पार्ट को दर्शाता है, क्या स्कोरिंग को अलग हो, स्कोरिंग जो बढ़िया करने वाला होगा उसकी जर्सी का नंबर अलग होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। खिलाड़ियों की स्थिति और संख्या पारंपरिक रूप से जुड़ी हुई होती है। देखो बास्केटबॉल में पुरुषों की लीग के लिए गेंद का आकार कितना होता है, 7 होता है। पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट में मार्क्स में कर लो, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि बास्केटबॉल में जो पुरुष पुरुष होते हैं, मेल के लिए जो बॉल का साइज होता है वो 7 नंबर का होता है, और फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए बॉल का साइज कितना रखा गया है, तो उसका आकार 6 रखा गया है। प्रश्न आ सकता है। अच्छा, इंडोर आउटडोर में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में भी साथ ही साथ बताऊंगा। तो क्रिकेट एक आउटडोर गेम है, ठीक है। क्रिकेट क्या है, एक आउटडोर गेम है। हम इंडोर इसको नहीं खेल सकते, लेकिन जो अभी कुछ टूर्नामेंट चलते हैं जिनको एक बंद ग्राउंड में खेला जाता है, जैसे कि अभी आप बोलोगे ESL है, ठीक है, जो टेनिस बॉल से खेला जाता है, तो वो हमारा इंडोर में आता है। लेकिन क्रिकेट कौन सा गेम है, एक आउटडोर गेम है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ध्यान में रखना। हुप और बैकबोर्ड क्या होता है, तो देखो जो घेरा होता है, जो उनका जो टोकरी होता है जिसमें हम बॉल डालते हैं, ठीक है, जो हम बॉल पास करके जो जिसमें हम हमें पॉइंट मिलता है, उसकी टोकरी फर्श से कितनी होती है, तो 10 फीट ऊपर होती है। कितनी ऊपर होती है, तो 10 फीट ऊपर होती है। सपोज ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, तो यहाँ पे जो ये गोल पोस्ट होगा, आपने देखा होगा जाली टाइप का होता है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बॉल इसमें डालते हैं, ठीक है। तो उसका साइज क्या होता है, वो जमीन से लेकर 10 फीट ऊपर तक होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हुप और बैकबोर्ड होता है वो कितना होता है, फर्श से 10 फीट ऊपर होता है, ठीक है। इसके बाद हम वर्दी की बात कर लेते हैं, तो खिलाड़ी एथलेटिक जूते, ठीक है, एथलेटिक जूते पहनते हैं, शॉर्ट्स हो सकता है और जर्सी पहनते हैं, ये सारी चीजें ये सारी चीजें आप यहाँ पर ध्यान में बेसिकली रखने वाले हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, फोर्थ टॉपिक हमारा खेल के मैदान क्षेत्र। तो खेल के मैदान क्षेत्र में क्या पॉइंट मेंशन करोगे, बास्केटबॉल कोर्ट कई अलग अलग आकारों में आते हैं, जैसे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, यहाँ से पॉइंट हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो, प्रश्न आ सकते हैं सीयूटी एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए में कोर्ट जो होता है 94 गुना 50 फीट, ठीक है, और 28.7 गुना 15.2 मीटर का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फीबा में के लिए क्या नियम होते हैं, तो कोर्ट थोड़ा छोटा होता है। तो फीबा में बास्केटबॉल का कोर्ट कितना होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, जिसका माप कितना होता है 28 गुना 15 मीटर, यानी कि 91.9 गुना 49.2 फीट का ग्राउंड होता है। ये जो डेटा है आपको ये डेटा याद करना पड़ेगा, ठीक है।
इस डेटा को आप लोग याद करना, ठीक है। हो सकता है यहाँ से आप कुछ भी पूछ सकता है। सामान्य नियम, जनरल रूल्स की बात करते हैं तो बास्केटबॉल के सामान्य नियमों के गेंद को बास्केट में डालकर हमें क्या मिलता है, हमें पॉइंट मिलता है। तो पॉइंट मिलने का क्राइटेरिया क्या है कि जब आप उसको बास्केट में बॉल को डालोगे तो आपको पॉइंट मिलेंगे, और विपक्षी टीमों को ऐसा करने में हमें रोकना होता है। सामने वाली टीम को हमें उसको रोकना होता है कि वो हमारे तरफ जो बास्केट है उसमें बॉल ना डाले, ठीक है। खेल को 2 टीमों के बीच कोर्ट पर खेला जाता है, और हर टीम को मैदान पर 5 खिलाड़ी खेलने की अनुमति होती है। दोनों टीमों के लिए 5 खिलाड़ी उस तरफ, 5 खिलाड़ी इस तरफ रखे जाते हैं। खेल 2 हाफ़ों में चलता है और प्रत्येक हाफ़ 20 मिनट का होता है, यानी कि 2 हाफ़ में आपके जो हो मैच होगा, बास्केटबॉल का 2 हाफ़ चलेगा, और प्रत्येक 1 हाफ़ कितने का होगा, 20 मिनट का होगा, सेकंड हाफ़ भी कितने का होगा, 20 मिनट का होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग बेसिकली आपको इसमें डेटा को याद रखना है, ठीक है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उसमें कोई भी टाइम का वो लिमिटेशन नहीं है कि एक मैच कितनी देर में खत्म होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नियमों की व्याख्या कर लेते हैं, अब किस तरीके से हमें पॉइंट मिलेगा। तो बास्केटबॉल कोर्ट कई अलग-अलग आकारों में आते हैं नेशनल, ये तो हो चुका है हमारा, ठीक है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हट चुका है, इसमें इसको काटो। जनरल रूल्स में अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, ठीक है? अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो नियमों की व्याख्या किस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे डीआरएस आता है, ठीक है? मतलब कि डीआरएस प्रत्येक टीम के पास, जैसे टीम ए 1 है, टीम 2 है, दोनों टीमों के पास 2-2 डीआरएस मौजूद होता है। किसको मान लो कि बॉलर ने किसी खिलाड़ी को आउट किया। अगर हम बेसिकली यहाँ पे क्रिकेट की बात करें, बास्केटबॉल का तो नियम हमने पढ़ लिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़ी-सी यहाँ पे क्रिकेट की भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा साथ ही साथ। तो क्रिकेट में क्या होता है कि सपोज़ मैंने को किसी खिलाड़ी को मैंने आउट किया और मुझे लगता है कि वो आउट है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया है, तो मैं डीआरएस सिस्टम की माँग कर सकता हूँ, ठीक है? डीआरएस सिस्टम में हमें क्या होगा, हमें कुछ स्पेशलाइज़ टेक्नोलॉजी की मदद से पता चल जाएगा कि वो खिलाड़ी वो आउट है या नहीं है, ठीक है? डीआरएस नियम आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अगला पॉइंट है खेल और खेलकूद के कौशल को उन्नत करना, ठीक है? तो हम उन्नत किस तरीके से कर सकते हैं? तो देखो क्या आपको ध्यान रखना है, खेल और खेलकूद के कौशल को उन्नत करने के लिए व्यक्ति को नियमित अभ्यास करना होता है। मतलब आप रेगुलर अभ्यास नहीं करोगे, अगर ये हर एक जनरल चीज़ों में काउंट होती है कि अगर आप पढ़ाई भी नियमित रूप से नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो उसी तरीके से आपको अपने स्पोर्ट्स में भी नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए, ठीक है? विशिष्ट लक्षणों को निर्धारित करना चाहिए, कोच या अनुभवी खिलाड़ियों से सलाह लेनी चाहिए। क्या हम लोग पढ़ते हैं, किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, आप क्या करते हो, अपने टीचर की हेल्प लेते हो, उनसे कॉन्टैक्ट करते हो, उनसे समझने की कोशिश करते हो, तो सेम चीज़ आपका स्पोर्ट्स में भी अप्लाई होता है। आपको कोई चीज़ किसी चीज़ को करने में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने कोच से, क्या किसी अनुभवी खिलाड़ी से बात करते हो, ठीक है? तो हम इस तरीके से हम अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं, हम अपने कौशल का विकास कर सकते हैं, ठीक है? अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा, मानसिक रूप से फिट रहना, टीमों के सदस्यों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना, बिल्कुल कम्युनिकेट होके चलना, ठीक है? सबके साथ मेल-भाव उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें खेल कौशल को विकसित करती है। अगला बात करते हैं खेलों और खेलकूद की बुनियादी रणनीतियाँ, ठीक है? क्या कहता है कि खिलाड़ियों के निर्णय लेने के कौशल का खेल के परिणाम को निर्धारित करने में बहुत महत्व होता है, ठीक है? मतलब जो स्पोर्ट्समैन होता है, उसके जो निर्णय होते हैं, वो निर्णय क्या करते हैं, जो उसके निर्णय लेने का जो कौशल है, वो खेल के परिणामों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है? कि वो किस तरीके से सोचता है। जैसे कि हम अभी रोहित शर्मा को ले सकते हैं क्रिकेट के तौर पर कि उसने किस तरीके से अ जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, ठीक है ना? वर्ल्ड कप इसमें कितने अच्छे तरीके से उसने कप्तानी करी। तो वो दर्शाता है कि वो उसके जो कौशल है, निर्णय लेने का जो कौशल है, वो कितना अच्छा है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप ऐसे करके इस चीज़ों को याद कर सकते हो। बेसिकली इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। भागीदारी के मानदंड की बात बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप उसमें भागीदारी कर सकते हो, भागीदारी बन सकते हो। तो देखो बास्केटबॉल का टॉपिक चल रहा था, तो बास्केटबॉल खिलाड़ियों का चयन एक चरण दर प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रश्न आ सकता है, यहाँ पे आपको स्टार बना लेना है, ठीक है? स्टार क्यों बना लेना है? क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है क्या कि बताइए बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की जो भागीदारी का मानदंड क्या है? किस तरीके से हम उसको खिलाड़ियों को शामिल करते हैं? तो बास्केटबॉल के अंदर खिलाड़ियों का चयन कैसे होता है? एक चरण दर चरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप के द्वारा, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप के द्वारा। तो इस तरीके से आप उसको खिलाड़ियों को बास्केटबॉल की टीम में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो खिलाड़ी के व्यक्तिगत विश्लेषण पर आधारित होता है, जो उसके पर्सनल, ठीक है? पर्सनल विश्लेषण पर आधारित भी होता है, ठीक है? जिसमें उसकी शारीरिक, उसकी फिज़िकली, तकनीकी, सामरिक, मानसिक फ़िटनेस, उसके व्यक्तित्व और सामाजिक कौशल के विकास को ध्यान में रखा जाता है। तो ये चीज़ें आप इसमें पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? आगे है हमारा फाउल और पेनल्टी के बारे में कि फाउल और पेनल्टी बास्केटबॉल में ही लगेगा, क्रिकेट में तो नहीं लगता, लेकिन नए-नए रूल्स आते जा रहे हैं क्रिकेट के अंदर, तो आपको यहाँ से थोड़ा-सा आप बाहर से भी पढ़ लेना क्रिकेट के बारे में, ठीक है? तो फाउल और पेनल्टी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो बास्केटबॉल में फाउल के कोई
मतलब बहुत सारे प्रकार होते हैं, बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन-कौन से? तो एक होता है पर्सनल फाउल के बारे में, ठीक है? दूसरा आता है हमारा टेक्निकल फाउल, ठीक है? पहला पर्सनल, दूसरा टेक्निकल। प्रश्न ये पूछेगा एग्जामिनर की बताओ कितने फाउल्स होते हैं हमारे बास्केटबॉल खेल के अंदर, ठीक है? तो आपको पहला बताना है, पहला पर्सनल हो गया, दूसरा हमारा टेक्निकल हो गया, तीसरा ऑफेंसिव हो गया और चौथा रक्षात्मक फाउल हो गया, ठीक है? तो 4 तरीके के फाउल्स को हमारे बास्केटबॉल खेल के अंदर रखे गए थे। पेनल्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो फाउल के लिए क्या पेनल्टी कैसे मिलेगी आपको? देखो, पेनल्टी कैसे शामिल की जाती है? तो पहला तरीका होता है फ्री थ्रो के द्वारा। कौन सा तरीका? फ्री थ्रो के द्वारा, कि एक खिलाड़ी को फाउल लाइन से बास्केट में गेंद फेंकने के लिए या अधिक फ्री थ्रो के लिए दिया जा सकता है। सपोज ये मेरा बास्केटबॉल का ग्राउंड था, है ना? ये ग्राउंड होता है कुछ इस तरीके का बास्केटबॉल का, है ना? हमें क्या होता है कि लाइन के इस तरफ से भी अगर आपने गोल किया या इस तरफ से आपने गोल किया, तो इस बेसिस पे क्या होता है, फ्री थ्रो कुछ इस तरीके से निर्धारित किया जाता है। गेंद का कब्जा, दूसरा क्या है? गेंद का कब्जा। इसमें क्या होगा, अगर आपके टीम में से किसी खिलाड़ी ने फाउल कर दिया, तो आपके पास जो गेंद है वो सामने वाले टीम को दे दी जाएगी, ठीक है? मतलब स्टार्टअप सामने वाली टीम के द्वारा किया जाएगा। तो गेंद का कब्जा कुछ इस तरीके से सेकंड पॉइंट दर्शाता है। तीसरा पॉइंट, खिलाड़ियों को बाहर करना। यदि एक खिलाड़ी को निर्धारित संख्या में फाउल मिलते हैं तो उसे खेल से बाहर भी कर दिया जाता है। अगर एक खिलाड़ी, सपोज करो कोई एक खिलाड़ी है, उसको रेगुलर बेसिस पे, मतलब उस गेम के दौरान उसको 3 से 4 बार फाउल मिल चुका है, तो उसको आप बाहर कर सकते हो, ठीक है? तो खिलाड़ियों को बाहर करना तीसरा पॉइंट शामिल कर सकते हो आप, ठीक है? अब बात करते हैं स्कोरिंग नियम के बारे में, स्कोर कैसे करोगे आप लोग इसके बारे में। तो बास्केटबॉल में स्कोरिंग जो होता है मुख्य रूप से फील्ड गोल के द्वारा, फ्री थ्रो के द्वारा, फाउल के आधार पर होता है। फील्ड गोल के लिए 2 या 3 से अंक दिए जाते हैं। अगर आपने फील्ड गोल किया है तो आपको 2 या 3 से अंक दिए जाएंगे। साथ ही साथ जबकि फ्री थ्रो के लिए यहाँ पर 1 अंक दिया जाता है। अगर आपने फ्री थ्रो कर दिया तो आपको 1 पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है? ये हमारा स्कोरिंग नियम है। क्रिकेट में स्कोरिंग नियम कैसे होता है? तो एक टीम क्या करती है, पहले रन बनाती है, दूसरी टीम फिर चेज करती है। तो उसमें स्कोरिंग कुछ इस तरीके से, और जो टीम्स को ज्यादा मतलब अ, अच्छा परफॉर्म करती है वो जीत जाती है, ठीक है? जो चेस करती है अच्छा वो जीत जाती है, ठीक है? जीत और हार के पैरामीटर में वही पॉइंट शामिल आप कर लोगे कि जो टीम अच्छे से ज्यादा पॉइंट करती है वो जीतेगी, और क्रिकेट में जो डिफेंड करती है, जो चेस करती है वो जीत जाती है, ठीक है? अगला है सुरक्षा और दिशा निर्देश पुरस्कार। तो क्रिकेट और हमारे इसमें बास्केटबॉल में कौन से पुरस्कार रखे गए? तो बास्केटबॉल में एक एमवीपी आता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का, ठीक है? एमवीपी पुरस्कार बास्केटबॉल में व्यक्तिगत पहचान के लिए, शिखर के लिए दिया जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे एमवीपी तो हमारा इसमें भी होता है, क्या नाम है, फ्री फायर गेम में होता है, ठीक है? फ्री फायर में होता है, फिर एक आपका ये पबजी चलता है अभी बहुत, है ना? तो इसमें भी एमवीपी प्लेयर दिया जाता है, मतलब ऐसा प्लेयर जो बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसको हम लोग एमवीपी दिया जाता है, ठीक है? तो आपका फ्री फायर से ही ये एमवीपी, है ना? याद कर सकते हो आप लोग कि एमवीपी कौन से खेल में दिया जाता है, तो बास्केटबॉल में दिया जाता है, ठीक है? फ्री फायर और जितने अभी तो सारे खेलते होंगे, मुझे लगता है कि सबके सब फ्री फायर और पबजी ही खेलते होंगे। मैं भी खेलता हूँ, ठीक है? लेकिन मैंने अब डिलीट कर दिया है गेम। फ्री फायर खेलता था मैं, पहले मैं पबजी खेलता था, फिर मैंने फ्री फायर खेला, तो मैंने अब डिलीट कर दिया है बेसिकली, ठीक है? तो आपको पता होगा एमवीपी के बारे में, बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि एमवीपी क्या होता है, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होता है, ठीक है? और आप सभी अपने गेम के दौरान में आप सभी एक ना एक बार तो एमवीपी जरूर बने होंगे, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है? तो एमवीपी पुरस्कार बास्केटबॉल में व्यक्तिगत का पहचान है, ठीक है? यह पुरस्कार उस खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसका अपनी टीम की सफलता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब कि बेसिकली जिस प्लेयर का अपनी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस होता है, उसको हम लोग एमवीपी बना देते हैं। तो ये पुरस्कार हो गया एमवीपी, जो कि हमारा बास्केटबॉल के अंदर दिया जाता है, ठीक है? और हमारा क्रिकेट की बात करें तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पुरस्कार है ना? तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, हमने टॉपिक लिया था बास्केटबॉल को कवर करने का। तो आप सभी इस तीसरे यूनिट को कैसे कवर कर सकते हो, तो सारे पॉइंट्स ऐसे ही हैं, आप किसी भी एक स्पोर्ट्स को उठाकर उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि ये तो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि एग्जामिनर कौन से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन उठाने वाला है, ठीक है? लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमें कवर तो करना ही है ना? और बाकी रही बात, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, यूनिट 3 हमारा यहाँ पे पूरा खत्म होता है, फिनिश होता है। तो जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और लास्ट तक जो भी बच्चे बने हुए हैं, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक उनके एग्जाम के लिए, है ना? और फ्री फायर पबजी को मत खेलो, ठीक है? पढ़ाई करो, पढ़ाई, आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है? और एग्जाम बहुत जरूरी है। जितने भी बच्चे चाहते हैं कि वो हमारे डीयू के बहुत अच्छे कॉलेजेस में जाएं, अपने जो उनकी आगे की जर्नी है उसको बहुत अच्छा बनाए, ठीक है? वो चीजों को जानने की कॉलेज में जाने से होता क्या है, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलने वाला है, बस आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आप इसमें ला सकते हो, ठीक है? मान लो कि इसमें भी आप बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आए ना, तो भी आप जो क्राइटेरिया है डीयू में जाने का, उस क्राइटेरिया को आप टच कर लेते हो, ठीक है?
तो आप सभी को यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी यूनिट 4 के लिए। कितने बच्चों को यूनिट 4 की वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यूनिट 4 की वीडियो हमें कब तक चाहिए। ये डिटेल आप ये डेट आप मेंशन कर देना, उस डेट तक आपको यूनिट 4 की वीडियो मिलने वाली है। ठीक है? तो सभी को बेस्ट ऑफ लक।